टुडे वी हैव टू स्टडी अबाउट ग्रीक रेवोल्यूशन। अभी मैं आपको ग्रीक रेवोल्यूशन के बारे में बता रहा हूँ। देखो, ग्रीस जो था ना, वो बेसिकली ऑटोमन अंपायर के अंडर था। ठीक है, ऑटोमन अंपायर जो था वो मुस्लिम अंपायर थी, बट ग्रीक के जो लोग थे वो क्रिश्चियनिटी को मानते थे। इवन इफ ग्रीक जो था ना, वो उसको माना जाता था कि वो क्रेडल ऑफ यूरोपियन सिविलाइजेशन है। क्रेडल का मतलब होता है पालना, होता है ना झूला, वैसा ही यूरोपियन सिविलाइजेशन जो है वो बिल्कुल उसके पालने में, मतलब एक होता है ना कि बच्चा कैसे पालने में पलता है, तो उसी तरह माना जाता था कि ग्रीक इज द क्रेडल ऑफ यूरोपियन सिविलाइजेशन। राइट, तो अगर क्रेडल ऑफ यूरोपियन सिविलाइजेशन है और वहाँ के लोग क्रिश्चियनिटी को फॉलो करते थे, बट वहाँ पे अभी डायनेस्टी कौन सी थी? ऑटोमन डायनेस्टी थी, जो कि मुस्लिम डायनेस्टी थी, इस्लाम डायनेस्टी थी, इस्लामिक डायनेस्टी थी। ओके, फ्रॉम द 15th सेंचुरी, 15वीं शताब्दी से ही वहाँ पे इस्लामिक डायनेस्टी थी। राइट, और अगर मैं आपको ग्रीस का थोड़ा अगर जियोग्राफिकल कंडीशन बताऊं, तो वो इटली के पास था। राइट, ग्रीस जो था वो इटली के पास था, और यूरोप एंड वेस्ट एशिया के बॉर्डर पे था। तो यूरोप में था, तो यूरोप में था, डैट मीन्स वो क्रिश्चियनिटी वहाँ के लोग फॉलो करते थे, और साथ साथ में वहाँ उसके बॉर्डर पे वेस्ट एशिया भी था, तो वहाँ इस्लामिक वाले भी थे। और वही इस्लामिक जो ऑटोमन डायनेस्टी था ना, वो लोग उस पर कब्जा करके रखे हुए थे ग्रीस पे। और बेसिकली ग्रीस क्या था, तो एक तरह का रिलीजियस, जैसे हम लोग बहुत बार सुनते हैं ना कि ये वर्ड ग्रीक से आया हुआ है, ये वर्ड ग्रीक से आया हुआ है, दैट वर्ड कम्स फ्रॉम ग्रीक वर्ड, दैट वर्ड कम्स फ्रॉम ग्रीक वर्ड। तो बेसिकली ग्रीस जो था वो वहाँ के सिविलाइजेशन का एक प्रतीक माना जाता था। मतलब जैसे हमारी कोई होती है ना, वृंदावन हो गया, या फिर वैष्णो धाम हो गया, या फिर द्वारिका हो गया, तो ये सब हमारा किस तरह का है? रिलीजियस प्लेस है ना। उसी तरह ग्रीस जो था वो यूरोप का रिलीजियस प्लेस था। ओके, और अगर आपके ही रिलीजियस प्लेस पे है, सपोज अगर हमारा रिलीजियस प्लेस है, डेट मीन्स वहाँ हिंदुज़म होगा, और अगर उस पर कोई दूसरी सिविलाइजेशन के लोग कब्जा करके रखेंगे, तो बाकी लोगों को ये चीज़ अच्छा नहीं लगेगा। तो इसलिए ग्रीक में भी आपको वहाँ के लोग इंडिपेंडेंट आज़ादी की मांग करने लगे, और उसके जो सपोर्ट करने लगे वो यूरोप के लोग, मतलब एक तो जो ग्रीस से बाहर थे लोग, इसके अलावा अगल बगल के यूरोप के भी लोग, वो ग्रीक को इंडिपेंडेंस दिलाने में उसको सपोर्ट देने लगे। क्यों? क्योंकि यूरोप का वो एक तरह से रिलीजियस प्लेस था। ओके, तो ग्रीक के पीपल कैसे थे? ग्रीक के पीपल क्रिश्चियनिटी को मानते थे, बट वहाँ पे रूलर्स कौन थे? इस्लामिक रूलर्स थे। राइट, यूरोपियन कंट्रीज के सेंटीमेंट जुड़े हुए थे ग्रीस से। क्यों? क्योंकि वो उनका रिलीजियस प्लेस था। राइट, तो ग्रीक को सपोर्ट मिला, ग्रीस नॉट ग्रीक, ग्रीक वहाँ के लोगों को कहा जाता है, ग्रीक को वहाँ सपोर्ट मिला अदर ग्रीक पीपल से, जो कि ग्रीस से बाहर में थे, और इसके साथ साथ यूरोपियन पोएट एंड आर्टिस्ट से भी, यूरोप के लोगों, यूरोप के पोएट, यूरोप के आर्टिस्ट से भी ग्रीस को काफ़ी सपोर्ट मिला। क्यों? क्योंकि ग्रीस जो था वो उनके लिए एक रिलीजियस प्लेस था। ओके, और 1821 में ये स्टार्ट हो गया इनके, मतलब ये अपनी आज़ादी की लड़ाई ऑलमोस्ट 1821 से स्टार्ट कर दी है, और ऑलमोस्ट 11 साल बाद 1832 में इनको आज़ादी मिली। इनके आज़ादी में जो सबसे बड़ा हाथ रहा वो लॉर्ड ब्रायन का रहा। राइट, लॉर्ड ब्रायन क्या, एक पोएट थे वहाँ के, एक इंग्लिश पोएट थे ग्रीस के, और वो जगह जगह पे जाके फंड इकट्ठा करने लगे, और फंड इकट्ठा करके वो आज़ादी की लड़ाई, ग्रीस की आज़ादी की लड़ाई लड़े। बट अनफॉर्चुनेटली वो फीवर के कारण से 1824 में मर गए। बट फिर भी बार बार वहाँ पे रिवोल्यूशन होने लगा, और जब ये जो दोनों रिवोल्यूशन हुआ ना, जुलाई रिवोल्यूशन 1830 में, और ब्रसेल्स रिवोल्यूशन जो हुआ, तो इससे ग्रीक को भी बहुत मोटिवेशनल सपोर्ट मिला, और उनको भी, वो लोग भी आज़ादी की लड़ाई बहुत तेज़ी में लड़ने लगे, और फाइनली एक ट्रीटी साइन हुआ जिसको हम लोग कॉन्स्टेंटिनोपल कहते हैं, ये 1832 में हुआ। इस ट्रीटी में ग्रीस को एक इंडिपेंडेंट नेशन घोषित कर दिया गया। ओके, तो इनकी आज़ादी की लड़ाई कितने दिन तक चली थी? ऑलमोस्ट 11 ईयर्स चली थी, 1821 से 1832 तक। रीजन क्या था? कि ग्रीस यूरोप का एक रिलीजियस प्लेस था, लोगों के सेंटीमेंट यहाँ से जुड़े हुए थे कि हमारा रिलीजियस प्लेस है,
बट इस पे इस्लामिक रूलर इस पे कब्जा किए हुए हैं। अब इस्लामिक रूलर कब्जा किए हुए हैं तो वो तो फोर्स करेंगे ना वहाँ के लोगों को कि आप इस्लामिक कल्चर अपनाओ, आप इस्लाम की तरफ से रहो। और बेसिकली वहाँ के लोग कौन सा कल्चर फॉलो करते थे? क्रिश्चियनिटी को मानते थे। तो ये बाकी जो यूरोपियन लोग थे उनको भी ये चीज़ पसंद नहीं आती थी कि हमारे रिलीजियस प्लेस पे, जहाँ के लोग क्रिश्चियन मान रहे हैं, हमारे ये रिलीजियस प्लेस है और यहाँ पे इस्लामिक रूलर काफ़ी टाइम से रूल कर रहे हैं। तो इसीलिए वहाँ के जो भी पोएट थे, वहाँ के जो भी लोग थे, वो लोग वहाँ पे ग्रीस की आज़ादी के लिए लड़ाई करने लगे। और इसमें सबसे बड़ा जो नाम था वो किसका था? लॉर्ड ब्रैन। वो जगह जगह पे जाके फंड इकट्ठा किए कि लड़ाई लड़े और ग्रीस को इंडिपेंडेंट दिलाए। बट अनफॉर्चुनेटली 1824 में फीवर के कारण से वो मर गए। बट ये लड़ाई फिर भी जारी रही और 1832 में एक ट्रीटी साइन हुआ जिसको हम लोग कॉन्स्टेंटिनोपल कहते हैं। तो ये क्वेश्चन भी आता है कि व्हाट इज द ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल, या फिर डिफाइन ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल। ओके, इस ट्रीटी में क्या हुआ कि ग्रीस को एक इंडिपेंडेंट नेशन घोषित कर दिया गया था। ग्रीस को सपोर्ट किससे मिला? तो सपोर्ट फ्रॉम अदर ग्रीक लिविंग इन एग्जाइल एंड आल्सो वेस्ट यूरोपियन पोएट्स एंड आर्टिस्ट, because Greece is just a cradle of European civilization. So they mobilize public opinion to support its struggle against Muslim empire. ग्रीस क्या था? क्रैडल ऑफ यूरोपियन सिविलाइजेशन। ये भी एक क्वेश्चन आ जाता है कि हु इज द क्रैडल ऑफ यूरोपियन सिविलाइजेशन? तो ग्रीस इज द क्रैडल ऑफ यूरोपियन सिविलाइजेशन। ओके, एनी डाउट? हाँ हाँ बोलो। हाँ, सपोज 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 अयोध्या में क्या हो गया कि देखो, अयोध्या को राम जन्मभूमि मानी जाती है ना। अब सपोज अयोध्या पे क्या हुआ कि अगर पाकिस्तान कब्जा कर लिया और वहां पे रूल करने लगे, राइट? तो पाकिस्तान में क्या है, या पाकिस्तान या कोई भी इस्लामिक कंट्री अगर उस पर रूल करेगी तो वो क्या फोर्स करेंगे कि आप यहाँ पे इस्लाम धर्म अपनाओ, राइट? और नॉट जस्ट अयोध्या, अगर आप हमारे ही इंडिपेंडेंस की बात कर लो तो हम पे रूल कौन करता था? ब्रिटिशर्स, राइट? तो ब्रिटिशर्स हमको क्या फोर्स करते थे कि हम लोग अपना हिंदू धर्म परिवर्तन कर दे और हम लोग क्रिश्चियन बन जाए, राइट? बट हम लोग कौन सा धर्म फॉलो करते थे? हम लोग कौन सा रिलीजन फॉलो करते थे? हिंदू अपना रिलीजन फॉलो करते थे। तो इसी वजह से हमारी आज़ादी की लड़ाई हुई ना, कि हमारा जो कल्चर है हम अपना कल्चर नहीं छोड़ेंगे, हमारी अपनी कल्चर, हमारी अपनी रिलीजन हम नहीं छोड़ेंगे। तो सिंपली जैसे आप अयोध्या पूछ रहे हो, सपोज अयोध्या क्या है? एक हिंदू जन्मभूमि है, हिंदू राम भूमि मानी जाती है उसको। अगर अयोध्या को कोई इस्लामिक या कोई क्रिश्चियन अगर कंट्री उस पर अगर कब्जा कर लेता है तो वो क्या फोर्स करेंगे कि नहीं, यहाँ पे हिंदू नहीं, जो भी वहाँ के लोग होंगे उसको क्या फॉलो करेंगे कि आप हिंदू का नहीं, आप यहाँ पे क्रिश्चियनिटी या इस्लामिक आप यहाँ पे फॉलो करो, राइट? जस्ट लाइक आवर जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर में हिंदू और पंडित बहुत थे, कश्मीर में कश्मीरी पंडित बहुत थे। बट वहाँ पे बार बार वार वगैरह ये इस तरह की कंडीशन होने लगी ना, तो वहाँ के लोगों को फोर्स करने जाने लगा कि आप लोग इस्लामिक अपनाओ, राइट? इवन इफ जम्मू कश्मीर का जो पार्ट अभी पाकिस्तान के पास है, तो वहाँ के लोगों को फोर्स किया गया। वो लोग हिंदू पंडित थे बट उनको क्या फोर्स किया गया कि आप इस्लाम अपनाओ। तो अगर अयोध्या को इस्लामिक रूल अगर कोई रूल करने लगेंगे तो उनको भी क्या फोर्स किया जाएगा कि आप इस्लाम धर्म अपनाओ, आप इस्लाम की तरह रहो। या अगर कोई क्रिश्चियनिटी करेंगे तो वो बोलेंगे कि आप क्रिश्चियन की तरह रहो, क्रिश्चियन का रूल क्रिश्चियन का धर्म अपनाओ। तो उससे क्या होगा, वहाँ के लोगों में अनसेटिस्फैक्शन डिससेटिस्फैक्शन आएगा और यहीं से रिवोल्यूशन स्टार्ट होगा। तो सिंपली ग्रीस में भी यही था। ग्रीस क्या था? एक रिलीजियस प्लेस था यूरोप का। इवन इफ कहा जाता है कि यूरोप की सभ्यता की जो शुरुआत हुई, यूरोप की जो सभ्यता की जो स्टार्टिंग हुई है, जो यूरोप की सिविलाइजेशन की जो स्टार्टिंग है वो ग्रीस से ही हुई है। तो पूरे यूरोपियन कंट्री का ग्रीस से एक जुड़ाव था, ग्रीस से एक अलग तरह का सेंटिमेंट था। और ग्रीस क्या था कि यूरोप और वेस्ट एशिया के बॉर्डर पे है। ग्रीस यूरोप और वेस्ट एशिया के बॉर्डर पे है। और वेस्ट एशिया में क्या था, इस्लामिक लोग ज़्यादा थे। तो उस समय क्या था कि 15th सेंचुरी से ही एक अंपायर था, एक डायनेस्टी थी, ऑटोमन डायनेस्टी। वो लोग उस पर रूल करने लगे। और वो लोग जब रूल करते थे तो वहाँ के लोगों को बोला गया कि नहीं, आप इस्लामिक बन जाओ, आप इस्लाम बन जाओ, इस्लाम की चीज़ों को फॉलो करो। बट ये किसको फॉलो करते थे? क्रिश्चियनिटी को फॉलो करते थे। इसीलिए वहाँ के लोगों में असंतोष पैदा होता था और वो लोग क्या किए, रिवोल्यूशन स्टार्ट कर दिए।
और फिर इनको सपोर्ट किससे किससे मिला, इनको सपोर्ट मिला अदर ग्रीक पीपल से जो देश से बाहर हो गए थे, और इसके साथ साथ जो यूरोप के बाकी भी यूरोपियन लोग थे ना, जो यूरोप के पोएट्स थे, जो यूरोप के आर्टिस्ट थे, उन लोगों से भी इनको सपोर्ट मिला। और उसी में एक इंग्लिश पोएट थे लॉर्ड ब्रायन, वो जगह जगह पे घूम के फंड इकट्ठा किए, पैसे जमा किए, सो डैट कि ऑटोमन अम्पायर के खिलाफ वो युद्ध लड़ सके। और ऑटोमन अम्पायर के खिलाफ उन्होंने युद्ध लड़ना स्टार्ट किया, बट फीवर के कारण से वो डेथ कर गए। बट फिर भी ये युद्ध रुका नहीं, ये वार रुका नहीं, और धीरे 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 रिवोल्यूशन वहाँ होते गए। और जब फ्रांस में जुलाई क्रांति हुई और ब्रसेल्स में जब बेल्जियम भी आज़ाद हो गया, तो ग्रीक को भी एक अलग तरह का मोटिवेशन मिला, और ये भी अपना युद्ध काफ़ी अच्छे से, इनके यहाँ भी रिवोल्यूशन बहुत ज़्यादा हुआ। और देन फाइनली 1832 में ग्रीक को एक ट्रीटी के तहत इनको इंडिपेंडेंट नेशन घोषित कर दिया गया। ओके, तो कब से कब तक ये स्टार्ट हुआ था? 1821 से 1832, ऑलमोस्ट 11 ईयर्स तक ये अपनी आज़ादी की लड़ाई लड़ते रहे थे। और फाइनली 1832 में ग्रीक को ऑटोमन अम्पायर से हटा दिया गया, ऑटोमन अम्पायर वहां से हट गए, चले गए, और ग्रीक को एक इंडिपेंडेंट नेशन घोषित कर दिया गया। जैसे हमारे यहाँ से 1947 में ब्रिटिशर्स चल गए थे ना, और हमको एक इंडिपेंडेंट नेशन घोषित कर दिया गया, डिक्लेयर कर दिया गया। ओके, till then any doubt here? ये लोग क्या किए थे ना, कि जो भी पोएट्स थे, जो भी आर्टिस्ट थे, ये लोग पैसे दिए, फंड दिए, और साथ साथ में युद्ध में भी पार्टिसिपेट किए, वार में भी पार्टिसिपेट किए। अभी आर्टिस्ट और पोएट कैसे हेल्प करेंगे, जस्ट इसका बाद वाला जो पार्ट पढ़ेंगे ना, रोमांटिसिज्म, इसमें अभी मैं आपको क्लियर करता हूँ। ओके, जैसे आर्टिस्ट क्या करेंगे, आर्टिस्ट कुछ बनाएंगे। जैसे हमारे यहाँ भी जन्मभूमि की फोटो बनाई जाती है, या जगह जगह पे कुछ पोस्टर दिखा के लोग उसका विरोध करते हैं ना, राइट। नेक्स्ट वी हैव टू रीड रोमांटिसिज्म, राइट। तो रोमांटिसिज्म मतलब रोमांटिक, तो इसमें हम लोगों को क्या पढ़ना है? तो बेसिकली रोमांटिसिज्म, इट्स ए कल्चरल मूवमेंट विच सॉट टू डेवलप ए पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ नेशनलिस्ट मूवमेंट। रोमांटिसिज्म लोगों का कहना था, या रोमांटिक लोगों का कहना था, मतलब बेसिकली जो पोएट्स लोग थे, जो आर्टिस्ट लोग थे, उनका ये कहना था कि अगर हमको देशभक्ति की भावना बढ़ानी है, अगर हमको नेशनलिज्म की फीलिंग बढ़ानी है, तो इसको हमको लव से, अफेक्शन से, आर्ट से, फोल्क से, कल्चर से लोगों को जोड़ना होगा। Simply a cultural movement that rejected nationalism by science and reason. It introduced nationalism through arts and love. जो रोमांटिसिज्म लोग थे, जो रोमांटिक लोग थे, वो बोलते थे कि सिर्फ साइंस से और लॉजिक से कुछ नहीं होता है, सिर्फ साइंस और लॉजिक से कुछ नहीं होता है। अगर लोगों में, हम लोग को देश भावना, लोगों में अगर नेशनलिज्म की फीलिंग बढ़ाना है, तो उससे हम लोगों को उनको अपने रिलीजियस भावनाओं से जोड़ना होगा, अपने कल्चर से लोगों को जोड़ना होगा, उनके अंदर प्यार जोड़ना, उनके अंदर प्यार डालना होगा। इसके अलावा जो हमारा फोक डांस होता है ना, या आर्ट होता है, हमारी जो कला होती है, उनसे लोगों को जोड़ना होगा। अगर इन सब चीजों से हम लोग जोड़ेंगे, नॉट ओनली साइंस एंड लॉजिकल, बट अगर लोगों को हम लोग लव, अफेक्शन, आर्ट, फोल्क और कल्चर से अगर जोड़ेंगे, तो लोगों में नेशनलिज्म की फीलिंग बहुत ज्यादा आ जाएगी। जैसे हम लोग जब वंदे मातरम बोलते हैं, तो हमारे अंदर एक अलग तरह की एक देश प्रेम की भावना आ जाती है ना। या फिर अगर आप 15 अगस्त को देखो, या फिर अगर आप 15 अगस्त को देखोगे, तो 15 अगस्त को क्या होता है कि हमारे अंदर एक अलग देश प्रेम की भावना जगती है। क्यों? क्योंकि जगह जगह पे झंडे फहराए जाते हैं, हमारा अपना देश का गाना गाया जाता है, तो हमारे अंदर भी एक नेशनलिज्म की उस दिन भावना कुछ ज्यादा ही जगती है। ओके, तो सिंपली है, रोमांटिसिज्म क्या बोलते थे कि अगर हम लोग अपने कंट्री के लोगों को लव, अफेक्शन, आर्ट, फोक और कल्चर से जोड़ेंगे, तो नेशनलिज्म की फीलिंग आएगी। रोल ऑफ कल्चर इन क्रिएटिंग द आइडिया ऑफ नेशन। ओके, नाउ वी हैव टू स्टडी रोल ऑफ कल्चर इन क्रिएटिंग द आइडिया ऑफ नेशन। आर्ट एंड पोएट्री, स्टोरीज एंड म्यूजिक हेल्प एक्सप्रेस एंड शेप नेशनलिस्ट फीलिंग। आर्ट, पोएट्री, कहानी और म्यूजिक काफ़ी हेल्प किया लोगों को नेशनलिस्ट फीलिंग जगाने में। जैसे हम लोग भी
भगत सिंह हुए थे, उनको भी हम लोग जो पहले के लोग थे, जैसे झांसी की रानी के बारे में उनको बताया गया होगा, या फिर बाकी भी जो हमारे रिवोल्यूशनरी होंगे उनको पहले के लोगों की स्टोरी सुनाई गई होगी। इसके अलावा हम लोग जब भी हमारे पास यहाँ ब्रिटिशर्स थे तो हम लोग वहाँ बोलते थे भारत माता की जय। इसके अलावा हम लोग मातृभूमि का गान करते थे। इसके अलावा हम लोग वंदे मातरम, जय जवान जय किसान, या फिर जय हिंद बोलते थे। तो ये सब बोलने से क्या होता है कि हमारे अंदर एक नेशनलिज्म की फीलिंग जुड़ जाती है। तो रोमांटिसिज्म का कहना था कि सिर्फ लैंड जीतने से, सिर्फ लैंड कंकर करने से, या सिर्फ जमीन जीतने से कुछ नहीं होता है। वहाँ के लोगों में एक सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडिया भी होनी चाहिए। लोग अगर एक कल्चर से जुड़ेंगे तो उनके अंदर एक नेशनलिज्म की फीलिंग ऑलरेडी आ जाती है। जैसे हमारा अपना कल्चर क्या है कि हम लोग हिंदू हैं, राइट, हम लोग हिंदुइज्म कल्चर को फॉलो करते हैं, तो हमारे अंदर भी अपने हिंदुत्व को लेके एक देश प्रेम की भावना आ जाती है, राइट। तो इसी तरह यहाँ भी यूरोप में भी कल्चरल रिफॉर्म के थ्रू कोशिश की जाने लगी कि नेशनलिज्म की फीलिंग को डेवलप किया जाने लगा। किसके थ्रू? कल्चरल रिफॉर्म के थ्रू। यूरोप में ये कोशिश किया जाने लगा कि सिर्फ साइंस और लॉजिक, मतलब सिर्फ वार से, सिर्फ जमीन जीतने से, लोगों के खिलाफ वार करते रहने से, सिर्फ इससे नहीं, अगर हम लोग कल्चरल चीज़ों से लोगों को जुड़ेंगे तो वहाँ क्या होगा कि नेशनल फीलिंग वहाँ डेवलप किया जा सकता है। तो इसके लिए वो लोग कौन सा तरीका अपनाते थे? दे यूज ऑफ फोक सॉन्ग्स, फोक पोएट्री एंड फोक डांसेस, राइट। दे यूज फोक सॉन्ग्स, फोक पोएट्री एंड फोक डांसेस। अगर हम लोग रोमांटिसिज्म की बातें करते हैं, जब हम लोग रोमांटिसिज्म की बातें करते हैं तो दो लोगों का नाम आता है, दो पोएट का या दो लोगों का नाम आता है। वन इज जोहान गॉटफ्राइड हर्डर। जोहान गॉटफ्राइड हर्डर। हु वाज जोहान गॉटफ्राइड हर्डर? ही इज अ जर्मन आर्टिस्ट। ये एक जर्मन आर्टिस्ट है, इनका नाम काफी बड़ा है तो इसलिए इसको ध्यान से याद करेंगे आप लोग। जोहान गॉटफ्राइड हर्डर, ही इज ए जर्मन आर्टिस्ट हु गेव टू कंसेप्ट। उन्होंने दो कंसेप्ट दिया हुआ था। फर्स्ट इज दास भोग, फर्स्ट इज दास वोक एंड सेकेंड इज वोक्स गेस्ट। दास वोक का मतलब होता है कॉमन पीपल। उनका कहना था कि अगर आपको कल्चर के बारे में जानना है, अगर आपको सभ्यता के बारे में जानना, अगर आपको सिविलाइजेशन के बारे में जानना है, तो आप राजा के घर जाने के बजाय आप जो वहाँ के कॉमन लोग हैं उनके बीच में जाओ, आप जानोगे कि आपका कल्चर क्या है। जैसे सिंपली अगर हमको अपने कल्चर के बारे में जानना है तो यहाँ जो हमारे रिच पीपल हैं, हम उनके घर के जाने के बजाय अगर हम मिडिल क्लास पीपल या अगर पुअर पीपल जो गरीब लोग हैं, अगर उनके क्या है जाएंगे तो वो लोग हमारे कल्चर को बेसिकली बताएंगे। जैसे आप रिच क्लास में क्या देखते हो कि वो हमारे रैदर देन आवर कल्चर वो किस चीज़ को फॉलो करते हैं? वेस्टर्न कल्चर को ज़्यादा फॉलो करते हैं, राइट। बट अगर आप गरीब लोगों में जाओगे या फिर पुअर मिडिल क्लास में जाओगे तो वो क्या होगा, या कॉमन लोगों के बीच में जाओगे तो वो क्या होगा कि वो हमारे कल्चर को फॉलो करते हैं। तो इसी तरह जोहान गॉटफ्राइड हर्डर का कहना था कि अगर आपको यूरोपियन कल्चर के बारे में जानना है तो वहाँ के कॉमन लोगों के बीच में जाइए, रैदर देन मोनार्की, रैदर देन किंग, राजा या एरिस्टोक्रेट के जाने के बजाय आप वहाँ के कॉमन लोगों के बारे में, कॉमन लोगों के पास जाइए तो आपको पता चलेगा कि कल्चर कैसा है। सेकेंड उनका कहना था वॉल्क्स गेस्ट। इसका मतलब होता है ट्रू स्पिरिट ऑफ नेशन, राइट। हमारी नेशन का जो है, हमारा अपना देश प्रेम जो होता है उसकी जो भावना होती है वो सच्ची सच्ची भावना है। मतलब हमारी जो सच्ची भावना, हमारी जो सच्ची फीलिंग है वो क्या है? हमारा अपना देश प्रेम। सेकेंड नाम जो आता है वो कैरोल कॉर्पिंस्की का आता है। उन्होंने क्या किया हुआ था? उन्होंने ओपेरा, ओपेरा एक तरह का म्यूजिकल इवेंट है, अगर कहीं कहीं आप लोग टीवी में शायद अगर सुने होंगे तो दे यूज ओपेरा एंड म्यूजिक फोक डांसेस लाइक। उन्होंने ओपेरा से, ओपेरा म्यूजिक से, इसके अलावा दो फोक डांसेस थे उससे उन्होंने स्ट्रगल किया हुआ था, उससे उन्होंने आज़ादी की लड़ाई लड़ी हुई थी। फोक डांसेस लाइक पोलानेज एंड मजूरका टू कोलैबोरेट द नेशनल स्ट्रगल एंड नेशनल सिंबल। दूसरे कौन थे? कैरोल कुर्पिंस्की। दे यूज ओपेरा एंड म्यूजिक फोक डांसेस, दे यूज ओपेरा एंड म्यूजिक फोक डांसेस लाइक पोलोनेज, ये पोलैंड का एक तरह का फोक डांस है, एंड मजूरका, ये पोलैंड का एक तरह से फोक डांस है। तो अभी जो रोमांटिसिज्म की हम लोग बातें करेंगे तो इसमें हम लोग पोलैंड की बात करते हैं। अगर ट्रीटी ऑफ वियना आपको याद होगा तो ट्रीटी ऑफ वियना में जो पार्ट थे उनको भी डिवाइड करके जो उसमें जीते हुए थे, ये जैसे प्राग में जो उसके
नेपोलियन बोनापार्ट के अगेंस्ट में जो जो फाइट किए हुए थे प्राग जो थे, रशिया, ब्रिटेन और ऑस्ट्रिया, तो उनमें भी काफी सारा पार्ट डिवाइड कर दिया गया था। सिंपली ऐसे ही पोलैंड पोलैंड को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया था। पोलैंड का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो रशिया को दे दिया गया था, और उसका एक और हिस्सा प्रशा को दे दिया गया था। तो बेसिकली पोलैंड को क्या किया गया था, टू पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया था। एक पार्ट उसका बहुत बड़ा हिस्सा एक किसको मिल गया था, रशिया को मिल गया था, और दूसरा किसको मिला था, प्रशा को मिला था, राइट। तो पोलैंड के भी अगर हम लोग इसमें एग्जाम्पल, इसमें जो हम लोग एग्जाम्पल देख रहे हैं रोमांटिसिज्म में, कि पोलैंड ने अपनी आज़ादी की लड़ाई कैसे लड़ी, रोमांटिसिज्म के थ्रू पोलैंड ने अपनी आज़ादी की लड़ाई कैसे लड़ी। तो वो दो तरीके से अपनी आज़ादी की लड़ाई लड़ा। पहला, यूज ऑफ फोक डांसेस, यूज ऑफ ओपेरा म्यूजिक, एंड सेकेंड यूज ऑफ लैंग्वेज। पोलैंड भी दो तरीके से अपनी आज़ादी की लड़ाई लड़ा। पहला, द यूज ऑफ फोक डांसेस एंड ओपेरा म्यूजिक, एंड सेकेंड यूज ऑफ लैंग्वेज। तो अब यूज ऑफ लैंग्वेज के बारे में मैं आपको बताता हूँ। पोलैंड क्या था, अगर उसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया था, तो पोलैंड को, जमीन को तो दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया था, बट वहाँ के लोग कौन थे, पोलिश थे, और वो कौन सा लैंग्वेज यूज करते थे, पोलिश लैंग्वेज यूज करते थे। बट जो उसका एक बहुत बड़ा पार्ट रशिया को मिला था, तो रशियन एम्पायर ने क्या किया हुआ था, पोलैंड के जितने भी स्कूल कॉलेजेस थे, वहाँ सब जगहों पे अपनी भाषा रशियन लैंग्वेज को इम्पोज किया गया। उन्होंने इम्पोज किसको किया, रशियन लैंग्वेज को इम्पोज किया, राइट। इम्पोजिशन ऑफ रशियन ओवर पोलैंड, इम्पोजिशन ऑफ रशियन लैंग्वेज ओवर पोलिश लैंग्वेज। बट वहाँ के जो भी लोग थे, वो जो भी चर्च में अपनी मीटिंग करते थे, या जहाँ पे भी वो अपनी मीटिंग करते थे, या जो भी करते थे, तो वो इस चीज को नहीं मानते थे, और वो पोलिश लैंग्वेज ही यूज करते थे, राइट। तो बेसिकली यूज ऑफ पोलिश लैंग्वेज एज ए मोड ऑफ स्ट्रगल, तो वो मोड ऑफ स्ट्रगल अपना किस रूप में करते थे, पोलिश लैंग्वेज के रूप में। अब ये बात अलग थी कि वो जब पोलिश लैंग्वेज यूज करते थे, तो रशियन एम्पायर के जो भी लोग थे वो उनको बहुत पीटते थे, बहुत मारते थे, बट फिर भी वो नहीं मानते थे, और वो अपना जो रिवोल्यूशन होता है वो अपने लैंग्वेज के थ्रू दिखाते थे, और वो पोलिश लैंग्वेज यूज करते थे। जैसे अगर हमारे क्या में हम लोग भी क्या करते थे कि हमारा अपना जो रीजनल लैंग्वेज था हिंदी, तो जो भी ब्रिटेन, जो ब्रिटिशर्स जो थे, वो हम पे जब शासन करते थे, वो आके इंग्लिश बोलते थे, तो हम लोग क्या बोलते थे कि नहीं, हमारी जन्मभूमि, हमारी मातृभूमि, हमारी मातृभाषा हिंदी है, तो हम हिंदी में बात करेंगे। तो हम लोग हिंदी में बात करते थे, और इस तरह से उनका रिवॉल्ट करते थे, राइट। रशिया ने क्या किया था, पोलैंड के स्कूल में, कॉलेजेस में रशियन लैंग्वेज को इम्पोज कर दिया था, और पोलैंड के लोगों को भी बोला हुआ था कि आप जो है वो रशियन लैंग्वेज यूज कीजिए। बट वहाँ के पोलैंड के लोग इस चीज को नहीं मानते थे, और वो क्या करते थे कि वो पोलिश लैंग्वेज ही यूज करते थे, राइट। तो ये कहानी थी पोलैंड की, और इस तरह से हम लोगों ने रोमांटिसिज्म में देखा। रोमांटिसिज्म क्या होता है, रोमांटिसिज्म इज ए कल्चरल मूवमेंट दैट रिजेक्टेड नेशनलिज्म बाय साइंस एंड रिलीजन। इट इंट्रोड्यूस्ड नेशनलिज्म थ्रू आर्ट, साइंस एंड लव। रोमांटिसिज्म क्या कहता है कि सिर्फ साइंस से और लॉजिक से, सिर्फ जमीन जीतने से कुछ नहीं होता है। आप सिर्फ जमीन जीतते जाओ, आप सिर्फ वॉर करते जाओ, तो इससे कुछ नहीं होगा। अगर आपको नेशनलिज्म की फीलिंग जगाना है, तो आपको आर्ट, लव, ये सब भी लोगों के अंदर, कल्चर लोगों के अंदर डालना होगा। मतलब जैसे हमारे भी दो स्ट्रीम होते हैं ना, साइंस और आर्ट, तो साइंस वाले एक स्ट्रीम हो गए थे, आर्ट वाले एक स्ट्रीम हो गए थे। तो इसी तरह वहाँ जो भी आर्टिसिज्म के लोग थे, जो भी आर्टिशियन पीपल थे, जो भी पोएट्री थे, वो अपना देशभक्ति गाना गा के लोगों के बीच में लोगों की देश प्रेम की भावना को जगाते थे। वो वहाँ की कहानियाँ सुनाते थे कि हमारे देश में कैसा, हमारा देश कैसा था, या हमारी कंट्री कैसी थी। तो इससे वो लोग नेशनलिज्म की फीलिंग को जगाते थे, और इसका बेस्ट एग्जांपल हम लोग कहाँ देखते हैं, पोलैंड में देखते हैं, राइट। और बेसिकली अगर हम लोग आर्ट की बात करें, तो हम लोग दो लोगों का नाम लेंगे। वन इज जोहान गॉटफ्राइड हर्डर, एंड सेकेंड इज कैरोल कार्पिंस्की। जोहान गॉटफ्राइड हर्डर ने क्या किया था, उन्होंने दो कंसेप्ट दिया था। First concept is Das Volk, that means common people, and second concept is Volksgeist, that means true spirit of nation. And second, Karol Karpinski. So Karol Karpinski used opera music, folk dances like Polonaise and Mazurka to collaborate the national struggle and national symbol. सेकेंड पोलैंड में क्या हुआ था, ये तो हुआ था आर्ट के थ्रू। सेकेंड क्या हुआ था, लैंग्वेज के थ्रू भी स्ट्रगल किया गया था।
तो लैंग्वेज के थ्रू कैसे किया गया था, तो जो पोलैंड के लोग थे वो क्रिश्चियनिटी को फॉलो करते थे और वो पोलिश लैंग्वेज यूज करते थे। बट वहाँ पे अभी पोलैंड को ट्रीटी ऑफ वियना के थ्रू क्या कर दिया गया था, 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया था। एक बहुत बड़ा पार्ट रशिया को मिला था और रशिया ने क्या किया था, वहाँ के इवन इफ स्कूल और कॉलेजेस में भी रशियन लैंग्वेज इम्पोज कर दिया गया था। डैट मीन्स वहाँ के स्कूल और कॉलेजेस में रशियन लैंग्वेज में ही सब कुछ पढ़ाया जाता था। लेकिन पोलैंड के जो लोग थे वो इस चीज़ को मानने को तैयार नहीं थे। वो कहते थे कि ठीक है, तुम हमारे ज़मीन तो बांट दिए हो, बट हमारी भाषा को कैसे बांटोगे, हम लोग तो पॉलिश ही है ना, तो हम लोग पॉलिश लैंग्वेज ही यूज करेंगे। तो इस तरीके से वो विरोध करते थे। वो जो भी अपना चर्च होता था उसमें वो लोग रादर देन रशियन लैंग्वेज वो लोग अपनी पोलिश लैंग्वेज में ही बातें करते थे। इसके अलावा रशियन पीपल के सामने भी वो लोग पोलिश लैंग्वेज में ही बातें करते थे। ओके, तो इस तरीके से रोमांटिसिज्म के थ्रू भी यूरोप में नेशनलिज्म की फीलिंग बढ़ाया गया, जगाया गया। ओके, थैंक यू।